नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 12 दैट इज बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर में हम बिल्डिंग्स के बारे में, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर पेंटिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर कुछ बुक्स जो पुरानी हमें देखने को मिलती है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ बता दूँ बेटा, जो क्लास 6 की हिस्ट्री है ना, वो एंशियंट हिस्ट्री कहलाती है। कौन सी? एंशियंट हिस्ट्री कहलाती है। और जो क्लास 7 की जो इसके बाद आएगी ना, वो कहलाएगी आपकी मिडिएवल, है ना, मिडिएवल हिस्ट्री। उसके बाद कौन सी आएगी? आपकी क्लास 8 की जो हिस्ट्री आएगी ना, वो होगी मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा। फिर क्लास 9th और 10th में वो हम लोग 11th 12th में मिक्स करके सब सारी चीज़ें, तीनों हिस्ट्रीज को हम ढंग से पढ़ेंगे। तो एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लेट्स बिगिन, हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ये देख लेते हैं, एक लड़का होता है मरुता मरुता स्वामी एंड द आयरन पिलर। वो मतलब यही है कि और कुछ नहीं, घूमने जाता है, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें देखता है, अच्छी खासी चीज़ें देखता है, एक कुतुब मीनार भी देखता है जिससे उसे क्या होता है, अचंभा होता है, और एक ये आयरन पिलर भी देखता है जो कि मेहरौली में स्थित है, वो भी देखता है। वो काफ़ी वंडर्ड होता है ये सारी चीज़ें देखकर। बस चलो अब हम स्टोरी अपनी स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको मैं एक फ़ोटो दिखा दूँ, ये है, देखो, ये है आयरन पिलर, है ना, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आयरन पिलर के बारे में ही है। तो आयरन पिलर के बारे में, जो जैसा मैंने बताया, ये कहाँ पे स्थित है? आपका दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में मेहरौली एक जगह है, वहाँ पे प्रेजेंट है। ये बताता है स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन की, मतलब जो क्राफ्ट पर्सन है उसकी स्किल बताता है कि कितना सुंदर इन्होंने ये सब बनाया हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन। ये किसका बनाया हुआ है? लोहे का बनाया हुआ, आयरन का बनाया हुआ। इसकी हाइट कितनी है? 7.2 मीटर हाई। और इसका वेट कितना है? 3 टन के आसपास इसका वेट है। इट इज़ ऑल्सो मेड अबाउट, ये कब बनाया हुआ था? 1500 साल पहले ये बनाया हुआ है। वी वी नो दैट द डेट बिकॉज देयर इज़ ए इंस्क्रिप्शन। हमको डेट कैसे पता है? क्योंकि वहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है पिलर के ऊपर कि उस समय कौन रूल करता था? चंद्रा, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का रूलर है। ये सारी चीज़ें मैंने आप ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। What is amazing in the fact that the pyramid has not rusted in all these years। मतलब देखो आप, 1500 साल हो गए इस पिलर को, लेकिन आज दिन तक ये रस्ट नहीं हुआ। नहीं तो आयरन तो बड़ी जल्दी रस्ट हो जाता है, अगर उसमें एयर मिल जाए और मॉइस्चर कंटेन हो जाए तो वो तो तुरंत रस्ट हो जाता है। लेकिन पहले के क्राफ्ट पर्सन की आप कलाकारी देखो कि ये रस्ट ही नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। बिल्डिंग, अब हम आ जाते हैं बिल्डिंग्स के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया पिलर्स के पिलर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बिल्डिंग्स के बारे में। बिल्डिंग इज़ अ ब्रिक ऑफ स्टोन। बिल्डिंग इन अ ब्रिक एंड स्टोन। बिल्डिंग ब्रिक से मिलकर ही बनती है, या तो फिर स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर ही बनती है। दो तरीके से लोग बनाते हैं, आज भी मिट्टी से भी बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्डिंग्स नहीं बनती, वो छोटे छोटे घर बन जाते हैं, हर्ट्स बन जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं हर्ट्स। The skill of our craft person are also appearing in the building that we have survived। अब हम क्राफ्ट पर्सन की हमारी कलाकारी देखते हैं कि जो इन्होंने बिल्डिंग बनवाई है वो भी अभी तक क्या कर रही है? सर्वाइव कर रही है। सच एज द स्तूपास, आपको स्तूपास जो देखने को मिलते हैं, ये सारे क्या एक बिल्डिंग का नमूना है। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंट। इसका मतलब क्या होता है? माउंट। वाइल देयर आर द सेवरल काइंड ऑफ स्तूपास, अलग अलग तरीके के स्तूपा आपको दिखते हैं। राउंड एंड टोल, गोल होते हैं, लंबे होते हैं, बिग होते हैं, स्मॉल होते हैं, बड़े होते हैं और छोटे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर। इनमें एक कॉमन फीचर जनरली होता है कि इसमें स्मॉल बॉक्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ हार्ट ऑफ द स्तूपर। मतलब स्तूपा के अंदर जो होता है ना, एक स्मॉल बॉक्स रखा होता है इन्होंने, है ना। तो दिस में कंटेन बिल्ड bodily remains such as the teeth, bone और ashes of the Buddha और his followers। तो ये जो बॉक्स होता है ना, जो आपने देखा स्तूपा के अंदर, इसमें जो स्क्वायर टाइप का बॉक्स होता है, इसके अंदर क्या होता है? कुछ रिमेन्स होते हैं जो बुद्धा के होते हैं या उनके फॉलोवर के होते हैं, जैसे दांत, टीथ, एशेस वगैरह, ये सारी चीज़ें रखी होती है इन सभी स्तूपास में। दिस दिस में कंटेन, मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें होती है। और थिंग्स दे यूज़ एज वेल एज, और वो यूज़ करते थे जो, और प्रीशियस स्टोन भी उसमें रखे जाते थे और कॉइन्स भी उस समय के इसमें रखे जाते थे। तो स्तूपास के बारे में आपको क्लियर हो गया। दिस बॉक्स नोन एज द रेलिक कास्केट। तो इसको हम रेलिक कास्केट के नाम से भी जानते हैं, जैसे बताया ना, स्मॉल बॉक्स,
स्क्वायर टाइप का, तो इसको बोलते हैं रैली कास्टेस, जो कहाँ पे स्थित है, सेंटर ऑफ द स्तूपा। तो वॉज कवर्ड विद अर्थ, इसको अर्थ से कवर कर दिया जाता है। लेटर द लेयर ऑफ मड ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स वॉज एडेड ऑन द टॉप, इसको ज़मीन में गाड़ के इसके ऊपर क्या कर देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद ईंट वगैरह लगा के इसको क्या कर देते हैं, अच्छी तरीके से कवर कर देते हैं। वॉज सम टाइम कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स, और कभी कभी क्या करते हैं, अच्छे खासे स्टोन को एक बढ़िया सा उसको कर्व करते हैं, उसको कर्व मतलब डिज़ाइन करते हैं और उसको लगा देते हैं। तो ये देखो एक मोनेस्ट्री दिखाई हुई है आपको यहाँ पे, द गेस्ट, ये ग्रेट स्तूपाज है, ये आपको स्तूपा दिखाया हुआ है। इसके चारों तरफ घूमते हैं और ये पूजा प्रार्थना करते हैं और जो मांगते हैं वो मिल जाता है। ये सांची का स्तूपा इन्होंने दिखाया हुआ है। बेसिकली बुद्धिज़्म धर्म से बिलोंग करता है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब हम थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। देखो, ऑफन द पथ नॉन एज द प्रदक्षिणा पथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा, मैंने बताया ना कि स्तूपा के अराउंड में आपको क्या घूमना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो दिस वॉज सराउंडेड विथ रेलिंग एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू द गेटवे। तो देखो अब ये है आपका प्रदक्षिणा पाथ। एक मिनट, ये देखो, ये जो है ना आपका, ये हो गया आपका, कहाँ गया गेटवे, अच्छा गेटवे जो होता है ना इसका, वो प्रदक्षिणा पाथ कहलाता है ना। ये आपको क्लियर हो गया प्रदक्षिणा पाथ क्या होता है। और जो लोग डिवोटी होते हैं ना, वो आते हैं, मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, उसके गोल गोल घूमते हैं स्तूपा के, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और उसके बाद फिर जो कि मार्क करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटी है। डिवोटी मतलब भगवान को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इस तरीके से। बोथ द रेलिंग ऑफ गेटवे वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर, और जो रेलिंग्स होती थी ना गेटवे की, वो क्या होती थी, अच्छी तरीके से क्या होती थी, डेकोरेटेड होती थी, स्कल्पचर्ड होती थी। स्कल्पचर मतलब अच्छी खासी उस पर डिज़ाइन बने होते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। देखो जैसे आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, ये देखो ये गेटवे है ना, देखो काफ़ी अच्छा खासा स्कल्पचर्ड है, इस पर अच्छे खासे डिज़ाइन बने हुए हैं, है ना। इसी को हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। और जो यह आपको यहाँ राउंड राउंड घूमते हैं ना, इसके पूरे पूछा से, जैसे ये बिल्डिंग है, इसके पीछे से लेकर आगे तक जो घूमते रहते हैं, वो डिवोटी का डिवोट करते हैं, गॉड को मानते हैं, इसलिए वो ऐसा घूम रहे होते हैं। तो ये आपको दिखाया। फाइंड द अमरावती, आपको अमरावती फाइंड करना है मैप में, उसके बाद आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। दिस वॉज अ प्लेस वेयर द मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड, है ना। ये स्तूपा है यहाँ पे अच्छी तरीके से, ये एक बहुत बड़ा स्तूपा क्या था, एग्जिस्टेड था। कौन सा, कहाँ पे, यहाँ ये आपको देखने को मिलेगा अमरावती में। Many of the stone carving for decorating the stupa were made about 2000 year ago. बहुत सारे आपको स्तूपा जो स्टोन के कार्विंग, स्टोन के जो सुंदर से बनाए हुए होते थे, वो आपको देखने को मिलते हैं 2000 साल पहले ही ज़्यादातर बनाए जाते थे ये सारी चीज़ें। अब अदर बिल्डिंग आर होलोड और रॉक शेल्टर मेक आर्टिफिशियली केव, अदर बिल्डिंग भी बनाई हुई है, जैसे होलोड बिल्डिंग होती है कि रॉक को कट करके इन्होंने बना दी है। और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल केव्स, गुफाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद सम ऑफ दीज आर वेरी एलेबोरेटली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर एंड पेंटेड वॉल, कुछ तो आपको बहुत ही अच्छी सुंदर दिखाई देंगी कि उनके ऊपर स्कल्पचर भी बना होगा, अच्छी खासी पेंट भी की होंगी उनकी दीवारें। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो और हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो एक मिनट, अब सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम, कुछ हिंदू टेम्पल्स होते थे उस समय, वो भी बनाए गए थे। डाइटीज सच एज द, डाइटीज मतलब भगवान, जो विष्णु, शिव और दुर्गा वर वर्शिप इन दिस श्राइन, इस श्राइनों में कौन, जो टेम्पल्स बनाए जाते थे उसमें ये सारे डाइटीज़ क्या होते थे, डाइटीज़ की पूजा की जाती थी। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टेम्पल वॉज द रूम नोन एज द गर्भगृह, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था ना टेम्पल का, उसे हम बोलते थे गर्भगृह। आया समझ में, जो टेम्पल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम होता था ना, जहाँ पे आप पूजा वगैरह करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह। वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डायनेस्टी वॉज प्लेस्ड, यहीं पे क्या होती थी, भगवान की जो इमेज होती थी ना, यहीं पे रखी जाती थी। इट वॉज हियर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, जो प्रीस्ट होते थे ना, जो पंडित पुरोहित जो होते थे ना, वो अपने रिलीजियस की रिचुअल्स जो होते हैं ना, पूजा पाठ, वो सारी यहीं पे ही होती थी। एंड डिवोटीज ऑफर वर्शिप टू द डाइटीज, और डिवोटीज भी क्या कर रहे होते हैं, अपनी पूजा प्रार्थना कर रहे होते थे। तो ये सारी चीज़ हमने देखी। ऑफन एज एट द
भीतर 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 गांव भीतर गांव अ टावर नोन एज द शिखरा द बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द भीतर गांव में हम देखेंगे एक टावर है जो शिखरा के नाम से जाना जाता है। वो कहाँ पे बना हुआ है? गर्भगृह के ठीक ऊपर ही ऊपर बना हुआ है ना। टू मार्क दिस आउट एज अ सेक्रेट प्लेस, तो वो क्या मार्क देता है कि ये क्या है? एक सेक्रेट प्लेस है। एक बार ये इमेज भी देख लेते हैं हम। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें ये है ना। और फिर ये देखो अलग अलग टेम्पल्स आपको दिखाए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे टावर जो बना होता है ना इसके ऊपर, तो ये बताता है कि हाँ यहीं पे सेक्रेट प्लेस है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई बेटा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे जानने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये भी क्या है? ये एक आपको देखने को मिलता है दुर्गा टेम्पल, है ना। आईहोल बिल्ट अबाउट 1400 ईयर। आईहोल में ये कैपिटल है किसकी? चाणक्य की या पल्लवस की? तो ये बताना है बेटा आपको, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग शिखर रिक्वायर्ड केयरफुली प्लानिंग। जो शिखर जो बनते थे ना बिल्डिंग्स के ऊपर, उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती थी। मोस्ट टेम्पल ऑल्सो हैड द स्पेस नोन एज मंडपा। कुछ टेम्पल्स में तो जो होते थे ना स्पेसेस भी होते थे, जिन स्पेस रखना पड़ता था जिसे हम बोलते थे मंडप। इट वॉज होल वेयर द पीपल कुड असेंबल। और ये क्या होता था? मंडप एक होल है जहाँ पे लोग बैठ के असेंबली करते थे और एक दूसरे से क्या करते थे? डिस्कशन करते थे। महाबलीपुरम एंड ऐहोल महाबलीपुरम और ऐहोल आप देखोगे तो सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल वर बिल्ट आप इन दिस टाउन। महाबली और ऐहोल में बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे। सम ऑफ दीज आर शोन इन हियर। तो ये आपको देख सकते हो, ये ऐहोल में सुंदर सुंदर टेम्पल। तो ये सारी चीज़ें देखी। अब आ जाते हैं हाउ वर द स्तूपाज एंड टेम्पल बिल्ट। अब हम देखते हैं कि स्तूपास जो थे और टेम्पल्स वो कैसे बिल्ड होते थे। तो अलग अलग स्टेजेस में ये बिल्ड होते थे। जैसे यूजुअली जो किंग्स होते थे ना और क्वींस, ये अमीर होते थे, तो यही डिसाइड करते थे कि टेम्पल बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। तो उसके लिए ये लोग क्या करते थे? अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के स्टोन्स को कलेक्ट करते थे और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह, है ना। और फिर कैसी बिल्डिंग बनेगी केयरफुली उसका डिज़ाइन करते थे, चूज़ करते थे। और फिर बहुत सारी चीज़ें, इन लोगों को कैसे शेप देना है, उनकी कार्विंग कैसे करनी है, ये सारी पैनल्स वहाँ पे, और पैनल फॉर वॉल्स, ये सारी चीज़ें वो लोग देखते थे। फ्लोर कैसी कैसी होनी चाहिए, उस सीलिंग्स वगैरह का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता था। ये सारी चीज़ें वो लोग करते थे। और मंदिर क्या होना चाहिए? एकदम अच्छी पोजीशन में होनी चाहिए, राइट पोजीशन में होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये सारी मतलब डिज़ाइन को ये लोग बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते थे। और जो राजा रानी थे अच्छे खासे पैसे भी भेजते थे क्राफ्ट पर्सन के लिए जो ये सारे काम कर रहे होते थे, है ना। और इसके अलावा भी जो भी डिवोटीज़ आते थे ना मिलने के लिए, विजिट करने के लिए स्तूपास वगैरह में, वो अपने साथ कुछ गिफ्ट लाते थे, जिससे क्या होती थी जो मंदिर बन रहा होता था उसमें हेल्प मिल जाती थी। वो एसोसिएशन में आपका पैसा जाता था और वो क्या हो रहा था? उसी काम में खर्च होता रहता था। तो मतलब एक अच्छा खासा इन्होंने ये बना दिया था। और अमंग अमंग द अदर हु पेड फॉर डेकोरेटिंग व मर्चेंट, फार्मर, और फिर गार्लैंड मेकर, रिप परफ्यूमर्स, स्मिथ, हंड्रेड ऑफ द मैन एंड वुमेन, वो सारे क्या होते थे? उनका वो नाम देखने को मिलता है। इन लोगों ने मतलब काफ़ी पैसा यहाँ पे किया है, तो उनका नाम हमको आयरन पिलर पे भी इंस्क्राइब करके देखने को मिलता है। अलग अलग पिलर में सॉरी देखने को मिलता है, रेलिंग्स में भी और वॉल्स में भी ये सारे इन सभी लोगों का नाम देखने को मिलता है। जैसे आज भी आप किसी मंदिर में जाओगे, अच्छा खासा डोनेशन करोगे तो वहाँ पे लोग आपका नाम लिख देते हैं। तो वैसे ही पहले भी होता था। तो सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट any of these buildings, remember how several hundreds of people probably worked to construct and decorate them। तो आप समझ सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं, हमने बिल्डिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब दूसरा टॉपिक था हमारा पेंटिंग, है ना। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा बहुत ही फेमस अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होंगी। अजंता ऑन मैप में देखो, दिस इज़ अ पेयर वेयर द सेवरल केव्स आर होलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर द सेंचुरीज। आपने देखे यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलती है, अजंता एलोरा की गुफाएं। आपने नाम ऐसे सुना होगा काफ़ी वैसे। अब देखते हैं हम इनमें क्या देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ देम कैसी हैं? बुद्धिस्ट हैं। ये सारी क्या है? मोनेस्ट्रीज हैं बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए। आपको काफ़ी यहीं पे यही देखने को मिलती है अजंता में। सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद अ पेंटिंग। कुछ जो है उनको अच्छी तरीके से पेंटिंग से डेकोरेट किया था। हियर आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस पेंटिंग्स। As the caves
आर डार्क इनसाइड, वो क्या है, डार्क इनसाइड। मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्च। तो जो भी पेंटिंग लगभग की गई है ना वो लाइट और टॉर्च में ही की गई है, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा क्या है, डार्कनेस है। तो ये अंदर तो मुश्किल हो जाएगा है ना लाइट वगैरह का, इसके लिए टॉर्च वगैरह जला के इन्होंने काम किया हुआ है। तो आफ्टर द कलर विच दे विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर वर मेड ऑफ प्लांट एंड मिनरल्स। देखो जो उन्होंने कलर जो यूज़ किए ना वो किसके बने होते थे, प्लांट्स और मिनरल के बने हुए थे, और अभी तक 1500 सालों तक वो कलर अच्छे खासे उसमें दिख रहे हैं। ये आप समझ सकते हो वहाँ पहले की कलाकारी पेंटिंग्स भी कैसी थी। द रिचुअल्स हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। और जिसने भी ये बनाया उसका कोई अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये आप देख सकते हो है ना। तो अब हम आ जाते हैं बुक्स के बारे में। तो हमने पेंटिंग्स के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया, हमने अजंता की गुफाओं के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन किया। तो आपसे पूछ सकते हैं जो वहाँ पे जो पेंट यूज़ होते थे वो कैसे होते थे, तो नेचुरल पेंट होते थे है ना, जो कि प्लांट से और एनिमल से बनाए जाते थे। तो द वर्ल्ड ऑफ वर्क, अब बुक्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी एपिक्स हैं हमारे पास है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी एपिक्स है, लॉन्ग कंपोजिशन है, हीरोइक है, मैन एंड वुमेन की अच्छी खासी आपको, और गॉड्स वगैरह के बारे में अच्छी खासी एपिक्स आपको देखने को मिलती है। एक फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिप्पा दिकरम, वॉज द कंपोज बाय द पोइट नेम द इलैंगो। इन्होंने कंपोज की थी 1800 साल पहले। तो आपको पता चल गया संस्कृत तमिल में कौन सी है, उसका नाम क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द मर्चेंट नेम्ड कोवलन। इसमें स्टोरी क्या है, मर्चेंट कोवलन की, हु लिव्ड इन द पुहार एंड फेल इन लव विद द कार्टेशियन के साथ, जिसका नाम था माधवी। उसके साथ क्या हो जाता है, इसको प्यार हो जाता है ना। अब प्यार हो जाता है तो नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कन्नगी, तो उसकी वाइफ को क्या करने लग जाता है, नेग्लेक्ट कर लेता है। मतलब पहले से ही शादीशुदा होता है, इसको दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है और अपनी वाइफ को क्या करता है, नेग्लेक्ट करने लग जाता है। तो लेटर द कन्नगी लेफ्ट पुहार वेंट टू मदुरई, और कन्नगी क्या हो गई, उसने पुहार छोड़ के मदुरई चली गई, जहाँ पे वेयर ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलरी ऑफ पांड्याज किंग। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसने देखा कि जो उसका पति था वहाँ पे, उसको क्या हुआ कि उसको चोरी के इल्ज़ाम में उसको क्या कर दिया, अच्छा खासा सज़ा दे दिया है पांड्यास किंग ने। तो द किलिंग सेंटेंस कोवलन टू डेथ, मतलब उनको फांसी की सज़ा दे दी। तो कन्नगी हु स्टिल लव हिम, और कन्नगी जो थी अभी तक उसे प्यार करती थी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तो वॉज फुल ऑफ द ग्रीफ, उसको बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और उसको ऐसा लग रहा था मेरे पति के साथ इनजस्टिस हुआ है। तो उसने मतलब गुस्से में आकर पूरी की पूरी सिटी मदुरई को क्या कर दिया, अच्छा खासा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक छोटी सी स्टोरी है और कुछ नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली। और एक दूसरी भी तमिल एपिक है जो हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम है मैनी मकलाई, was composed by the Satanar around 1400 year ago। तो ये आप देख सकते हो। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलान एंड माधुरी। तो ये डॉटर जो थी कोवलान और माधुरी की, कोवलान माधवी, तो कोवलान ये मतलब पीछे की स्टोरी का कंटिन्यूएशन है। तो पहले जो जिस वो तो औरत जल के मर गई जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी मदुरई सिटी को, लेकिन इनकी एक बेटी थी ना कोवलान और माधवी की, जिसको चोरी का इल्जाम लगाया था राजा ने, तो उन्हीं की स्टोरी की बात कर रहा हूँ मैं। उनकी डॉटर थी। दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर फॉर मैनी सेंचुरीज। तो ये है ना लॉस हो गई है, मिस हो गई है, बहुत ही सुंदर थी। टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट वर रीडिस्कवर्ड अबाउट द 100 ईयर एगो। तो उसको वापस से रीडिस्कवर कर दिया गया है। तो देखते हैं अदर, अभी उसके बारे में कुछ स्टोरी इन्होंने बताई नहीं है, तो हम देखेंगे जब आएगी कभी बुक में हमको देखने को मिलेगा तो हम जरूर देखेंगे। अदर राइटर्स सच एज द कालिदास भी थे, जो कि संस्कृत के एक बहुत बड़े पोइट थे है ना। तो वो भी बहुत सारी पोएम्स कहानियाँ लिखते हैं। जैसे उनकी जो कालिदास के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अभिज्ञान शकुंतलम। अब एक है मेघदूत भी वो लिखते हैं। और मेघदूत जैसे मेघ मतलब क्या होता है, बादल एक दूत बन के जाता है, ये भी एक लव स्टोरी है ना। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में हम शकुंतला और दुष्यंत की लव स्टोरी पढ़ते थे, वैसे बादलों के थ्रू ये लव स्टोरी है, इसको भी हम जानने की कोशिश करें। तो ये इतनी खासी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। तो आपको बस इतना होना चाहिए कि मेघदूत किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी। तो रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज।
अब रिकॉर्ड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज को हम देखते हैं। अब हिंदू रिलीजियस में बहुत सारी स्टोरीज हैं, है ना, जो कि चलती रहती है सर्कुलर्स में। और जो आप देखते हो पुरानाज में, आपको देखते हो पुराना का मतलब क्या होता है, पुराण देखो, पुराना मतलब होता है ये आपका ओल्ड, है ना। तो ये सारी स्टोरी, इसमें बहुत सारी स्टोरीज आपको देखने को मिलती है भगवान की, मतलब पुरुष भगवान की और महिला भगवान की, ये सारी स्टोरीज आपको देखने को मिलती है। सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती, इन सब की स्टोरीज अलग अलग जगह पे देखने को मिलती होगी पुराण में, अगर आपने सुना होगा तो। दे ऑल्सो कंटेन द डिटेल हाउ दे वर वर्शिप्ड, और उसमें काफ़ी डिटेल से डिस्क्राइब किया गया हुआ है कि कैसे पूजा पाठ करें। अभी इसके अलावा भी तो कैसे वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ है, और काफ़ी किंग्स के बारे में, ये सारी चीज़ें उसमें बताई होती हैं। तो पुराना पुराना वर रिटन इन द सिंपल संस्कृत वर्ड्स, सिंपल संस्कृत में लिखी हुई है ये, और लगभग सभी ने सुनी है, लगभग थोड़ा बहुत पुराना नाम उसके, थोड़ी छोटी मोटी कहानी तो सुनी होती है। उसमें इंक्लूडिंग होता है मैन और शूद्रास का, वुमेन और शूद्रास का भी इंक्लूडिंग है उसमें। हु आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा, जिन जो वेद नहीं पढ़ सकते, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल बाय प्रीस्ट, और उनको टेम्पल से भी निकाल दिया जाता है प्रीस्ट के द्वारा। एंड द पीपल केम लिसन टू दैम, और पीपल आते हैं उनको सुनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, मतलब पुराण में ये सारी चीज़ें लिखी होती थी, और लोग अलग अलग लोग आते थे ये सारी चीज़ें सुनने के लिए। टू संस्कृत एपिक्स, महाभारत और रामायण बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो महाभारत किसने लिखी थी, व्यास ने कंपाइल की थी। और जो भगवत गीता जो हमने पिछले चैप्टर 10 में पढ़ा है, वो किसका पार्ट है, महाभारत का ही पार्ट है। रामायण भी हमने पढ़ी, तो रामायण भी संस्कृत में ही है। ये किसने लिखी, तो ये वाल्मीकि ने लिखी। तो ये भी सारी चीज़ें हमको पता चलेगा। महाभारत में लड़ाई किसकी है, एक लड़ाई है जो कि पांडवा और कौरवों के बीच में लड़ी जाती है, जो कि राज्य के लिए लड़ी जाती है। तो ये हमने काफ़ी, अगर आपने महाभारत, तो मेरे हिसाब से तो सभी ने अच्छी खासी सुनी रखी है। तो ये कुरुवंश पे लड़ाई होती है। तो कुरुवंश जो आपके जो पांडव पुत्र और कौरव पुत्र जो जिस वंश के थे ना, उसको हम बोलते हैं कुरुवंश, है ना, जो कि हस्तिनापुर में इस्टेब्लिश है, जो कि आज मेरठ मेरठ में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी ये। और अबाउट फॉर ये कब देखने को मिलती है, 1500 साल पहले। बोथ द पुराणास एंड महाभारत आर द सपोज टू हैव द कंपाइल्ड बाय व्यास, ये दोनों किसने कंपाइल की है, व्यास ने ही कंपाइल की है। भगवत गीता भी मैंने बताया इसी का ही एक छोटा सा पार्ट है, भगवत गीता जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है चैप्टर 10 में। तो रामायण किसने लिखी थी, तो रामायण प्रिंस ऑफ रामा, प्रिंस ऑफ कौशाला, वो कहाँ के प्रिंस थे, वो कौशाला के। तो उनको जंगल में भेज दिया जाता है अपनी बीबी सीता के साथ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ, है ना। और वहाँ पे जो रावण होता है उनकी बीवी को हर लेता है, और फिर वो जाते हैं श्रीलंका में, लड़ाई करते हैं, काफ़ी बैटल करते हैं, और फिर उस रावण को मार के वापस से कहाँ पे आ जाते हैं, अयोध्या में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी रखी होगी, सुनी रखी होगी। तो अब बेटा हम इस कल्चर से हैं, तो हमने तो ये सारी चीज़ें देख रखी हैं और सुन रखी है। और फिर उसके बाद वो ये लिखता कौन है, ये सारी कहानियाँ लिखते हैं वाल्मीकि द्वारा, वाल्मीकि जी। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब ऑर्डिनरी सम जो स्टोरीज होती थी, जो ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, वो कौन सी स्टोरीज थी। ऑर्डिनरी पीपल भी काफ़ी स्टोरीज लिखते थे, जैसे पोइम्स लिखते थे, सॉन्ग्स लिखते थे, और डांस वगैरह ये सारी चीज़ें परफॉर्म्स करते थे, प्लेस वगैरह। तो स्टोरीज हमें देखते हैं, जैसे जातकास एंड पंचतंत्रास। जातकास तो किससे बिलोंग करती है, जातकास मैंने बताया आपको, स्तूपास वगैरह बुद्धिज्म से बिलोंग करती है। और पंचतंत्र विच आर रिटन डाउन इन द टाइम्स, रिटन डाउन दिस टाइम, अभी अभी लिखी जाती है पंचतंत्र। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ पे कुछ स्टोरी बताई हुई है, तो देखो ये स्टोरी क्या है, देखो कुछ नहीं है, मैं आपको नॉर्मल से तरीके से बता देता हूँ। एक मंकी किंग होता है ना, वो वहाँ पे रह रहा होता है, और उसके साथ 70-80 हज़ार उसके फॉलोवर भी रह रहे होते हैं। तो फॉलोवर रह रहे होते हैं, तो वो जिस जंगल में रह रहे होते हैं ना, वहाँ पे आम खा के अपना गुजर बसर अच्छा खासा कर रहे होते हैं। तो अचानक ही एक पका हुआ आम बंदर खा रहा होता है, वो तोड़ रहा होता है, वो अचानक ही आम के यहाँ पे नदी में गिर जाता है। नदी में गिर जाता है तो वो आम पहुंच जाता है बनारस। बनारस में एक साधु देखता है और अपने फॉलोवर से बोलता है ये आम कितना स्वादिष्ट है, इसको खाया मैंने, मेरे को यही आम चाहिए। तो उसके फॉलोवर जो होते हैं उस जंगल में पहुंच जाते हैं। उस जंगल में वो देखते हैं कि आम कहाँ मिलेगा। तो वो देखते हैं आम, वहाँ पे बहुत सारे आम थे। तो अब वो जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। तो वो बंदर जो किंग होता है ना, वो रात का समय होता है, सभी अपने मंकीज जो उसके फॉलोवर्स होते हैं वो सारे सो रहे होते हैं। तो लेकिन जो किंग होता है ना, जो जिसको उस बनारस से भेजा गया होता है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि इन सभी को मार दूंगा, मैं सभी को मार दूंगा, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा।
तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं सबको मारने के लिए, लेकिन वो जो बंदर किंग होता है, मंकी किंग होता है, वो क्या करता है सबको बचाने के लिए क्या करता है, अपने प्राण त्याग देता है। तो मतलब काफ़ी मेहनत करता है, पेड़ काट कूट के आर्टिफिशियल ट्री बनाता है, काफ़ी कुछ करता है, सभी पेड़ों की डालियाँ काट देता है। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ करता है। फिर उसके बाद क्या कर देता है, वो खुद ही लास्ट में थक के मर जाता है, और फिर वो सारे के सारे फॉलोअर्स बच जाते हैं और उनको परेशान भी कर देता है ना, इसकी वजह से उनको भी इस तरफ आने नहीं देता है। बस ये स्टोरीज़ हैं। तो ये आपको पता चल गया, अलग अलग स्टोरीज़ आपको देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और ये स्टोरी आपको बेटा ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्टोरी पूछने लग जाएंगे, हाँ आपसे यही पूछेंगे पंचतंत्र क्या है और जातका क्या है, जातका किससे बिलोंग करती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, साइंस पे भी काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं। तो और थोड़ा इसको जूम कर दूँ तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आर्यभट्टा है हमारे फेमस मैथमेटिशियन है एंड एस्ट्रोनॉमर, ये सारे हैं ना, ये काफ़ी कुछ ये भी लिखते हैं। रूट इन्होंने संस्कृत में बुक लिखी थी, जैसे आर्यभट्टियन जिसका नाम था। ही स्टार्टेड ही स्टेटेड द डे एंड नाइट वर कॉज ड्यू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। उन्होंने बताया कि जो दिन और रात होता है वो किसकी वजह से होता है, अर्थ की एक्सिस पे वो खुद ही रोटेट करती रहती है, इसकी वजह से दिन और रात होता है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी आर्यभट्टा की। इवन दो इट सीम एज इफ द सन रेजिंग एंड सिटिंग एवरी डे, ये सारी चीज़ें वो क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे। और फिर ही डेवलप द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से। और ही ऑल्सो फाउंड द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उन्होंने ये भी बताया, विच इज़ द नियरली एज एक्यूरेट एज अ फार्मूला वी यूज टूडे, और एकदम एक्यूरेट उन्होंने बताया। और ये देखो आपने ये सारी चीज़ें अभी तक डिस्कस कर लिया बेटा, कि कीवर्ड्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। स्तूपास डिस्कस कर लिया, टेम्पल, पेंटिंग, एपिक्स, एपिक्स क्या होती है, स्टोरीज, पंचतंत्र, साइंस, मैथमेटिशियन, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब जीरो वाइल द न्यूमरल्स had been used earlier, mathematician in India now invented a special symbol for zeros. So this system of containing was adopted by the Arab and then spread to Europe. It continues to be the throughout the world. तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी किसकी डिस्कवरिंग है, आर्यभट्टा की। तो ये आपने सारी चीज़ें देख ली। अब ये एक चीज़ बता रहे हैं, पेपर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। पेपर रीड, न्यूज़ प्रिंटर वगैरह और लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हर जगह आपको पेपर की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन ये पेपर कहाँ पे डिस्कवर होता है, सबसे पहले चाइना में हुआ था 1900 ईयर एगो। तो जो कि किसने डिस्कवर किया था, कायलुंग ने। लेकिन जो वो बताते हैं कि पेपर को कैसे बनाते हैं, जैसे ऑलरेडी हम पेपर कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी यही बताते हैं। और इन्होंने ये पेपर की टेक्नोलॉजी को काफ़ी देर तक, समय तक छुपा के रखा, किसी को बताया नहीं, जैसे कि हमेशा ये करते आते हैं। तो ये टेक्निक अच्छी तरीके से फैलने लगी है ना। तो धीरे धीरे 1400 साल बाद सबसे पहले ये कहाँ पे पहुँची, कोरिया के तुरंत बाद ये कहाँ पहुँच गई, जापान। ये टेक्नोलॉजी वहाँ से फैलने लगी। फिर उसके बाद तो क्या हो गई, धीरे धीरे हर जगह ये टेक्नोलॉजी फैल गई। आज पूरे इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, हर जगह पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलती है। तो कायलुम आपको ध्यान में रखना है, जिन्होंने पेपर की डिस्कवरी की। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे बिगनिंग ऑफ स्तूपास, कब स्तूपास बनने स्टार्ट हुए, 23 ईयर एग्रो। अमरावती कब देखने को मिलती है आपको, 2100 ईयर एगो। कालिदास कब देखने को मिलते हैं, 1600 ईयर एगो, आपको उनका समय पीरियड दिखाया जाता है। आयरन पिलर, भीतरगांव पेंटिंग, अजंता, आर्यभट्टा, ये सारे 1500 साल पहले हमें देखने को मिलते हैं। दुर्गा टेम्पल आपको 1400 साल पहले देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। स्तूपास क्या होते हैं, शिखारा क्या होते हैं, मंडप क्या होता है, और गर्भगृह क्या होता है, और प्रदक्षिणा पथ। तो आप देखो शिखर क्या होता है, मैं आपको बता दूं, शिखर एक टावर है ना, ये आपको पता होना चाहिए। स्तूपा क्या होता है, स्तूपा सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा। तो प्रदक्षिणा पथ होता है सर्कुलर पाथ, है ना। और गर्भगृह जहाँ पे भगवान की मंदिरें, मूर्तियाँ क्या होती हैं, इंस्टॉल्ड होती हैं। और मंडप प्लेस इन द पीपल असेंबल करते हैं, है ना, जहाँ पे असेंबली करते हैं। तो ऑटोमेटिकली स्तूपा क्या है, एक माउंड है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये बेटा इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज फिलिंग द ब्लैंक। ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, कौन थे एस्ट्रोनॉमर ग्रेट, तो आर्यभट्टा ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे। द स्टोरीज
ऑफ गॉड एंड गॉडेज आर फाउंड इन द पुराणास में देखने को मिलती है ना आपको। डैश इज रिकग्नाइज एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण। कौन है ऑथर? वाल्मीकि हैं। डैश एंड डैश आर द 2 तमिल पोइट्स। 2 तमिल पोइट्स के आपको नाम बताए थे मैंने, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली बेटा। आज के चैप्टर में इतना ही है बेटा। अगर इस चैप्टर में कोई भी आपको डाउट है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको तुरंत आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। और ये हमारा लास्ट चैप्टर था क्लास 6 की हिस्ट्री का। अब इसके बाद हमारी 7th हिस्ट्री आएगी, सिविक्स आएगी। अभी क्लास 6, अब इसके बाद देखो, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 6 की आपकी सिविक्स, है ना। फिर उसके बाद क्लास 7 की हिस्ट्री और सिविक्स। जियोग्राफी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप उसको भी देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।